देश की सियासत में यूपी का दखल और राजनीतिक दांवपेच मिसाल बनते हैं। पिछले सदी का आखिरी दशक यूपी की राजनीति का युद्ध काल यूं ही नहीं कहा जाता। जातिगत खेमेबाजी, गेस्ट हाउस कांड से लेकर विधानसभा में हाथापाई तक सब कुछ हुआ था इस दशक में। यहां तक कि एक दिन का सीएम भी यूपी ने देखा था। उत्तर प्रदेश का राजनीतिक चरित्र, चिंतन और चाल में बदलाव का यह दशक था। 1996 के चुनाव के साथ ही राजनीति और राजनेताओं के कई रंग देखने को मिले। ये वो दौर था जब राज्यपाल रोमेश भंडारी भी सियासी अखाड़े में संवैधानिक मर्यादाओं को भूलकर बीजेपी से नूरा कुश्ती लड़ने नजर आ रहे थे। राजनेताओं की अखाड़ेबाजी से लोकतांत्रिक परंपराओं को बचाने के लिए न्यायालय को कई बार बकायदा हस्तक्षेप करना पड़ा था। और क्या थी वो कहानी, ये मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। 90 का दशक यूपी की सियासत के साथ बीजेपी के अंदर भी युद्ध काल ही था। कल्याण सिंह की उसी बीजेपी से आर पार की लड़ाई छिड़ गई थी जिसकी जड़ें मजबूत करने में वो अहम किरदार निभा रहे थे। कुर्सी के इस खेल में टकराव ने बीजेपी की सत्ता से वनवास की पटकथा तक लिख दी थी। 1996 में चुनी गई विधानसभा चली तो 5 साल की जगह 6 साल। मायावती दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी और बीजेपी के 3 नेता मुख्यमंत्री बने। केंद्र में भी बीजेपी की ही सरकार बन गई। बावजूद इसके ये कालखंड अच्छी कम बुरी यादें ज्यादा देकर गया था। दरअसल 1996 में राष्ट्रपति शासन के दौरान ही विधानसभा के चुनाव हुए थे। विधानसभा में उस वक्त 225 सीटें हुआ करती थी। बहुमत के लिए 213 सीटें जरूरी होती थी और बीजेपी 174 सीट जीतकर 1993 की तरह ही सबसे बड़ा दल बनकर उभरी थी। 110 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर। बीएसपी 1993 की तरह ही 67 सीटें ही जीत सकी तो कांग्रेस को 33 सीटें उस वक्त मिला करती थी, जो कि आज नगण्य स्थिति में है। वहीं स्टेट गेस्ट हाउस कांड की तल्खी से सपा और बसपा एक नहीं हो सके थे। राज्यपाल रोमेश भंडारी ने सबसे बड़ा दल होने के बावजूद भी बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता तक नहीं दिया था। बीजेपी ने दावा किया तो उन्होंने इसके दावे से इनकार कर दिया। उन्होंने राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने की फिर से एक बार सिफारिश कर दी। प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 1 साल के लिए ही लगा हुआ था, फिर भी इसकी सिफारिश ने विवाद खड़ा कर दिया। उच्च न्यायालय ने राज्यपाल की सिफारिश पर सवाल खड़े कर दिए। मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय पर रोक लगाते हुए राष्ट्रपति शासन 6 महीने बढ़ाने के फैसले को सही ठहरा दिया। संवैधानिक और लोकतांत्रिक संकट किसी तरह टाला गया। विधानसभा निलंबित हो गई, राष्ट्रपति शासन जारी रहा। ये ऐसा कालखंड रहा जिसमें व्यवस्थापिका की परंपराओं व मर्यादाओं को बचाने के लिए न्यायालय को सबसे ज्यादा बार हस्तक्षेप करना पड़ा। विधानसभा तो निलंबित हो गई, लेकिन पर्दे के पीछे सरकार बनाने की कवायदें जारी रही। सरकार बनाने के सबसे नजदीक थी बीजेपी, बशर्ते उसे बीएसपी का साथ चाहिए था। दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी और कांशीराम के बीच बातचीत शुरू हुई। बसपा सुप्रीमो जो इस वक्त हैं, वो मायावती को मुख्यमंत्री बनाने पर अड़ गए। कोई और रास्ता न देख बीजेपी ने थक हार कर हामी भर दी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। शर्तें ये थी कि 6-6 महीने का मुख्यमंत्री होगा और ये नया फॉर्मूला लगाया गया। इस बीच भी बीएसपी इस बात पर अड़ गई कि पहले 6 महीने के लिए मायावती ही मुख्यमंत्री बनाई जाएं। बीजेपी राजी तो हो गई, लेकिन इस शर्त के साथ कि विधानसभा अध्यक्ष उनकी पार्टी का हो। दोनों में गठबंधन हुआ और 21 मार्च 1997 को 6 महीने के लिए मायावती मुख्यमंत्री पद पर काबिज हो गई। पहले 4 महीने तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद मायावती के कई फैसलों ने बीजेपी को असमंजस में डाल दिया और यहीं से कड़वाहट बढ़नी शुरू हो गई। मायावती ने समझौते के अनुसार 21 सितंबर 1997 को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी और कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद का संभाल लिया। दोनों पार्टियों में तल्खी और तकरार उस वक्त और तेज हो गई जब कल्याण सिंह ने मायावती के लिए गए तमाम फैसलों को पलटना शुरू कर दिया। तिलमिलाई बीएसपी ने 1 महीने के बाद ही अपना समर्थन वापस ले लिया। राज्यपाल रोमेश भंडारी ने कल्याण को 2 दिन के भीतर सदन में बहुमत साबित करने के निर्देश दे दिए। इस दौरान बीएसपी, कांग्रेस और जनता दल यू के विधायक टूटने लगे।
21 अक्टूबर 1997 को बहुमत परीक्षण के दौरान विधायकों ने सदन की मर्यादा ताक पर रखते हुए एक दूसरे पर माइक और जूते चप्पल तक चला दिए। लात घूसे चले कल्याण को 222 विधायकों का किसी तरह समर्थन हासिल हो गया। विधानसभा में हुई हिंसा के बाद राज्यपाल रोमेश भंडारी ने 22 अक्टूबर 1997 को राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर दी, पर राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने दोबारा विचार करने के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेज दिया। आखिरकार केंद्र सरकार ने भी सिफारिश को दोबारा राष्ट्रपति के पास नहीं भेजने का फैसला किया और इस तरह कल्याण सिंह की सरकार आगे चलती रही। कल्याण सिंह को दूसरे दलों से आए ज्यादातर विधायकों को मंत्री बनाना पड़ा और वो मजबूर थे। इस दौरान तमाम बाहुबली और तमाम आपराधिक छवि वाले नेता भी मंत्री बन गए। उनके मंत्रिमंडल पर उस वक्त सबसे बड़ा साइज था, यानी जंबो मंत्रिमंडल कहा जाता है, जिसमें 93 लोगों को शामिल किया गया। इतना बड़ा मंत्रिमंडल प्रदेश में कभी भी नहीं बना था। इसके बाद देश में मंत्रियों की संख्या को लेकर बहस छिड़ गई और नियम बना दिया गया कि दोनों सदनों की अधिकतम 15% से ज्यादा मंत्रिमंडल का आकार नहीं होगा। कल्याण सिंह ने सरकार तो बचा ली, लेकिन उन्हें बहुत कुछ गंवाना पड़ा। राजा भैया के खिलाफ कुंडा को गुंडा विहीन करूं, प्रण करत ध्वज उठाए, दो हाथ का शंखनाद करने वाले कल्याण सिंह को राजा भैया को अपने मंत्रिमंडल में जगह देनी पड़ी, क्योंकि मायावती के समर्थन वापस लेने के बाद उन्होंने ही उनकी मदद की थी और ठाकुरों को पार्टी से जोड़ दिया था, या यूं कहें कि गठबंधन में सरकार बनाने के लिए उन्हें साथ ले आए थे। कल्याण सिंह की सरकार बचाने के लिए आए जगदंबिका पाल का भी मन कुछ ही दिनों में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए डोलने लगा। राज्यपाल रोमेश भंडारी भी कल्याण सिंह को नहीं देखना चाहते थे। बसपा विधायकों को तोड़ने से मायावती तो पहले से ही बीजेपी से नाराज चल रही थी। पाल ने मायावती से बातचीत की और कथानक तैयार हो गया, यानी एक पटकथा लिखी गई। 21 फरवरी 1998 को भंडारी ने कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया और तत्काल जगदंबिका पाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी यानी रात के 10:30 बजे उन्हें शपथ दिला दी। वरिष्ठ पत्रकार योगेश श्रीवास्तव बताते हैं कि पाला बदल के खेल में माहिर नरेश अग्रवाल भी पाल के साथ हो लिए और उप मुख्यमंत्री बन बैठे। इस दौरान जब पार्टी के आला कमान अटल बिहारी वाजपेयी को पता चली तो राज्यपाल के फैसले के खिलाफ उन्होंने धरना और आमरण अनशन शुरू कर दिया। कल्याण सरकार की बर्खास्तगी पर बीजेपी नेताओं ने रात में ही उच्च न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने राज्यपाल के फैसले पर रोक लगा दी और कल्याण सरकार को फिर से बहाल कर दिया। उस दिन सचिवालय में बड़ी अजीब स्थिति देखने को मिली, क्योंकि सचिवालय में 2 मुख्यमंत्री बैठे थे। एक जो मुख्यमंत्री का कमरा था उसमें जगदंबिका पाल बैठे थे और सुबह सुबह ही वो सचिवालय पहुंचकर वहां काबिज हो गए थे। वहीं बाद में पहुंचे कल्याण सिंह बगल वाले कमरे में बैठकर कुर्सी खाली होने की प्रतीक्षा करते रहे। अधिकारियों ने जब उच्च न्यायालय का आदेश उन्हें दिखाया तो कड़े तेवर दिखाए, तब जाकर पाल माने और उन्होंने भारी मन के साथ कुर्सी छोड़ दी। विवाद बढ़ने पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर 26 फरवरी को फिर बहुमत का परीक्षण हुआ, जिसमें कल्याण सिंह जीते और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर पाल की मुख्यमंत्री की शपथ और कार्यकाल को शून्य माना गया। यानी वो एक दिन के मुख्यमंत्री तो बने, लेकिन कार्यकाल नहीं माना गया। मुख्यमंत्रियों की सूची से पाल का नाम भी हटा दिया गया। पाल को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने को लेकर राज्यपाल भंडारी की भी इस दौरान खूब किरकिरी हुई। बहुमत साबित करने के दौरान राज्यपाल भंडारी और विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष केशरीनाथ त्रिपाठी के बीच भी खूब तल्खी देखने को मिला। राज्यपाल चाहते थे कि पर्यवेक्षकों की देखरेख में बहुमत परीक्षण हो, लेकिन तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष केशरीनाथ त्रिपाठी ने अपने अधिकारों का हवाला दिया और इसकी अनुमति नहीं दी। कल्याण को हटाने और राम प्रकाश गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाने के बावजूद भी बीजेपी के अंदरूनी खींचतान खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों के अंदर शांति के बाद राम प्रकाश गुप्ता के लिए तमाम तरह की बातें, अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोग उन्हें भुलक्कड़ के नाम से कहने लगे और वो काफ़ी तेज़ी से इतनी फैली कि बाद में 2002 में दीपावली भी प्रदेश में सत्ता बदल का संदेश लेकर आई। गुप्त की जगह राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया गया, जो कि कल्याण सिंह की सरकार में शिक्षा मंत्री रह चुके थे। और यहाँ से एक जो नया मैसेज यूपी की सियासत से गया, बीजेपी ने इस दौरान 3 मुख्यमंत्री बदले और मायावती के साथ उनकी कटुता भी बढ़ गई। इसके बाद
जो हुआ वो दुनिया जानती है कि बीजेपी में इतनी अंदरूनी कलह बढ़ गई कि वो जाकर थमी तो कब, 2017 में, जब योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व में सरकार बनी। लेकिन उसके पीछे भी मैजिक मोदी का था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।